अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं वो है फॉर द क्लास 11th। और ये कौन सा प्लेलिस्ट होगा? ये होगा प्लेलिस्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि 11th के लिए मैं दो क्लासेस एक ही टाइम पे दे रहा हूं। तो वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग और प्रोजेक्टाइल मोशन अलग चल रही है। तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम कहां तक पहुंचे? हमने जो लास्ट लेक्चर इसका था वो था इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है। ठीक है, तो आज मेरा जो लेक्चर बनता है वो है सम कॉमन फोर्सेस, क्योंकि हमने आगे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो डायनेमिक्स में आपको कोई न्यूमेरिकल तब तक नहीं आ जाएगा जब तक आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी ना आती हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम तब तक बनानी नहीं आती जब तक आपको ये नहीं पता कि एक बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। और इसीलिए हम पहले ये पढ़ेंगे कि एक बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। सो दैट इज वाई मैंने जो आज टॉपिक चुना है दैट इज सम कॉमन फोर्सेस। आर यू गेटिंग मी? अभी निश्चिंत रहिए, अभी से न्यूमेरिकल्स को टच मत करिए। एक बार कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करिए, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम सम कॉमन फोर्सेस की बात करेंगे। तो इसमें से कुछ फोर्सेस है जो डायनेमिक्स में हम लेते हैं, वही हमने डिस्कस करने हैं आज। तो इनमें से कुछ फोर्सेस आपने पढ़े भी होंगे और कुछ फोर्सेस ऐसे हैं कि जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, तो वो भी पढ़ने हैं। तो फिलहाल मैं इससे पहले आपको यहां पर एक और पॉइंट एक और ऐड करना चाहता हूं। एक पॉइंट वो ये है कि दुनिया में बस 4 तरह की ही इंटरेक्शन है। दुनिया में बस 4 तरह के ही फोर्सेस होते हैं। फिर कितने भी फोर्स हो, बस उनका ऑरिजिन 4 तरह के ही इंटरेक्शन से होगा। तो पहली इंटरेक्शन होती है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, और दूसरी इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरी इंटरेक्शन होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी इंटरेक्शन होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बस अगर आपने कहीं पे फोर्स देखा तो वो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई फोर्स हो सकता है। याद रखना मेरी बात, बस 4 ही तरह की इंटरेक्शन है। ये सब आपने पढ़ लिए होंगे पहले ही फिजिक्स में, पर अगर नहीं पढ़ा तो मैं भी यहां पर थोड़ा बहुत इनके बारे में बोल दूंगा। तो पहला जो सम कॉमन फोर्स पढ़ना है हमें वो है वेट। तो वेट पढ़ेंगे आज। वेट किसे कहते हैं? तो पहली बात यह है कि जो वेट है ये फोर्स है। क्या है? फोर्स, क्योंकि सम कॉमन फोर्सेस प्लेलिस्ट में आ रहा है ये वेट। तो वेट इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स है, कैसा फोर्स है, वो देखेंगे। मगर मैंने पहले ही बोला कि जो भी फोर्स आप पढ़ेंगे वो उन्हीं 4 इंटरेक्शन में कोई ना कोई होगा। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि अगर वेट फोर्स है तो बताइए उन 4 इंटरेक्शन में से ये कौन सी इंटरेक्शन का है? ये है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो थोड़ा बहुत मैं यहां पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में बात बता दूंगा। और ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये 2 बॉडीज के बीच में तभी आएगा जब दोनों बॉडीज के पास मास होगा। तो जो मास के कारण फोर्स आता है, जो मास के कारण जो इंटरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। अगर दोनों के पास मास है, सपोज इसके पास m1 है, इसके पास m2 है, तो इनके बीच में मास के कारण एक फोर्स आ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको न्यूटन थर्ड लॉ तो पता ही है, फोर्स कहां से आता है? फोर्स इंटरेक्शन से आता। तो ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, यहां से जो फोर्स आ जाएगा, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मासेस के कारण, वो पेयर में आ जाएगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा और अलग अलग बॉडीज पे लग जाएगा और एक ही समय पे लग जाएगा। ये क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, तो वही अप्लाई करेंगे यहां पर। तो जो मास के कारण फोर्स आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक फोर्स इस बॉडी पे लग जाएगा। और मगर यहां पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, मगर यहां पर मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो क्यों होता है अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव नेचर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अगर टाइम मिला तो ग्रेविटेशन जो आपने आगे पढ़ना है वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहां पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर हमेशा। तो एक फोर्स बी बॉडी पे लग जाएगा, क्यों? ड्यू टू मास। और दूसरा फोर्स किस पे लग जाएगा? ए बॉडी पे, ड्यू टू मास। तो इस पेयर ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसके कारण आया? ये मासेस के कारण आया। जितना इस पे लगा उतना इस पे लगा, सही बात। अब ये मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेज एक्सेलरेट हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट हो जाएगा। क्योंकि जो अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स दोनों पे सेम है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर दोनों पे जो फोर्स यहां पे लग रहा है वो तो कांस्टेंट है, जितना इस पे उतना इस पे, तो यहां से हम एक चीज को डिराइव कर सकते हैं, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो k डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा वो एक्सेलरेट कम हो जाएगा, दो उस पे उतना ही फोर्स क्यों नहीं लग रहा हो जितना दूसरे पे लग रहा है। और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेज एक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब कि वो ज्यादा मोशन में आ जाएगा, ज्यादा तेजी के साथ वो मोशन में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मास पे भी। तो मैं यहां पर ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि ये जो वेट है ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तभी आएगा जब दो बॉडीज के बीच में, जब दो बॉडीज को मास होगा। अगर एक बॉडी को मास होगा दूसरी बॉडी को मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आ जाएगा। और वेट क्या है? वेट भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो देख लेंगे। अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक दोनों बॉडीज के मास है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, सही बात। मगर अगर इन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है, चलो ये जो ए बॉडी है सपोज दिस इज अर्थ, तो एक बॉडी को मैंने अगर अर्थ रखा और दूसरी बॉडी जो भी है सो है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। सपोज दिस इज अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम और दिस इज अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम। अब मुझे एक बार बताओ, इन पर्टिकुलर यहां पर मैंने बोला इन जनरल दो बॉडीज के बीच में अगर मासेस होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। इन पर्टिकुलर यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि एक बॉडी इनमें से अर्थ होगी, तो अर्थ के पास भी मास है, बहुत ज्यादा मास है, और यहां पर एक और एप्पल है, बॉल है, आरिगेटिमी गाड़ी है, कोई भी है, बंगला है, उसके पास भी मास है। क्या ये दो बॉडीज के बीच में भी मासेस है? तो इनके बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर। तो अर्थ पे किधर की फोर्स लगेगा? ऊपर की ओर। कौन खींचेगा उसको? ये बॉडी ऊपर की ओर। चलो मैं ऐसे दिखाता हूं। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ ड्यू टू द मास स्मॉल एम, क्योंकि ये मास इसको ऊपर की तरफ खींचेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। बहुत अच्छा। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ। इतना ही फोर्स किस पे लगेगा? और इस बॉडी पे किधर की तरफ? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ की ओर एक और फोर्स लग जाएगा, किस पे? ऑन दिस एम। चलो मैं इसको लिखता, ये सपोज एप्पल है तो फोर्स ऑन एप्पल, ठीक है। दो बॉडीज ले ली मैंने, तो इनमें एक आपने हमेशा क्या रखनी है? अर्थ। और जो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इनमें से किसको वेट बोलते हैं? इनमें से वेट जो होता है वो होता है किस बॉडी पे फोर्स लगा ड्यू टू द अर्थ। आर यू गेटिंग मी? ना कि अर्थ पे किसकी वजह से। आपने ये देखना है फोर्स ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द अर्थ। तो ये जो एप्पल पे फोर्स लग रहा है किधर की तरफ? टुवर्ड्स द अर्थ। क्यों लग रहा है? क्योंकि इस एप्पल के पास मास है। तो फिर क्यों खींच रही है अर्थ इसको अपनी ओर? क्योंकि अर्थ के पास भी मास है। तो मासेस के कारण जो फोर्स आता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। अब मुझे बताओ, क्या इस एप्पल पे फोर्स लग रहा है किधर की ओर? टुवर्ड्स द अर्थ। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है, मगर ऑन द अर्थ। वो है ऑन द एप्पल, ये है ऑन द अर्थ। जो बॉडी पे होगा, जो बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मगर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो इस Fa फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द वेट। अब वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो व्हाट इज वेट? इट इज द फोर्स with which a body
कोई भी बॉडी विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स, जो फोर्स इसको खींच रहा है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नो डाउट ये बॉडी भी किसको खींच रही है, अर्थ को। उसको वेट नहीं बोलते हैं, वेट उस कंपोनेंट, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं जो बॉडी पे लग जाएगा अर्थ की वजह से, और उस बॉडी की वजह से उस अर्थ पे भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी होगा, मगर उसको वेट नहीं बोलते। समझ आया वेट क्या होता है? इट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, तो फोर्स आपको पता है किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बताइए ये जो वेट होगा ये किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। बताइए मास इस बॉडी का कितना है, क्योंकि बॉडी पे देखना है कितना फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, तो उसका मास है m, ठीक। और बताइए उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आगे भी पढ़ना है। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको जी से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ द बॉडी इंटू जी विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ द वेट। तो वेट किसके बराबर होता है? एफ, जिसको मैं अब W से लिखूंगा, वो होता है मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। बताइए ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी को अर्थ खींच रही है, उसी फोर्स को वेट बोल रहे हैं। मगर वो बॉडी अर्थ को भी खींच रही है, मगर उसको वेट नहीं बोलते हैं। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये वेट कौन सा फोर्स है? इट इज एक्चुअली द ऑफ ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑरिजिन। इसका जो ऑरिजिन है वो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, क्योंकि इन दो बॉडीज को मास था, ये मास की वजह से आता है। अब मैं ऐसे आपको बता दूंगा जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा कि अगर आपके पास मास है तो अर्थ छोड़ेगी नहीं, अर्थ छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अर्थ के पास भी मास है। तो वो जब छोड़ेगी नहीं तो आपको किधर की तरफ खींचेगी? नीचे की तरफ। उसको क्या बोलते हैं? उस फोर्स को वेट बोलते हैं। याद रखना, एक बॉडी के पास मास होगा तो उस पर हमेशा एक फोर्स लग जाएगा, उसका नाम है वेट। तो आगे याद रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी में जाएंगे, अगर एक बॉडी के पास मास होगा तो वहां पर एक फोर्स पक्का आ जाएगा। कौन सा फोर्स? वेट। और वो किधर की तरफ लगता है? हर कोई बोलता है टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ नहीं लगता, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होती है ये सेंट्रल इंट्रैक्शन होती है, सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि इस बॉडी का सेंटर ले लो, उस बॉडी का सेंटर ले लो, तो सेंटर को ज्वाइन कर लो, जो लाइन बनेगी ये फोर्स उसी के अलांग लगता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब ये बॉडी, ए बॉडी बी बॉडी को किधर की तरफ खींच रही है? अपने सेंटर की ओर। और बी बॉडी किसको खींच रही है? ए बॉडी को अपने सेंटर की ओर। दैट इज व्हाई मैं यहां पर बोल रहा हूं कि a force with which a body is attracted towards the center of the earth is known as weight, and weight is equivalent to mg. It is not mass of the earth, it is mass of the body. G is acceleration due to gravity. समझ में आया? तो मगर एक चीज याद रखिए, डे टू डे लाइफ में वेट किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसका कुछ मास है, चलो 10 ग्राम मास है इसका। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मास है तो अर्थ छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। किधर की तरफ खींचेगी इसको? नीचे की तरफ। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को वेट बोलते हैं। बताइए वो कितना होगा? इसका मास 10 ग्राम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना वेट लगेगा इसको। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। हम फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर है, तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब मुझे बताइए वेट किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, टुवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो W को हम अपने सहूलियत के मुताबिक -W लेंगे, याद रखना। फिर ये मत कहना कि ये कम है, ये कम नहीं है। नेगेटिव का मतलब है कि दिस वेट एक्ट्स टुवर्ड द नेगेटिव रेफरेंस एक्सिस, और यहां पर जो रेफरेंस एक्सिस होती है वर्टिकल में वो वाई एक्सिस हम लेते हैं। तो इसको मैं -W लिखूंगा। ये चीज याद रखेगा, उस टाइम ये मत बोलेगा कि सर ये माइनस क्यों लिखा। ठीक है, तो ये हो गया किसकी बात? ये है वेट की बात। अब आगे चलते हैं, एक और फोर्स पढ़ेंगे, तो वो है टेंशन फोर्स। मुझे पता था कि ये फोर्स है, मुझे ये पता भी है कि आपने ये फोर्स नहीं पढ़ा होगा अभी तक। अगर पढ़ा भी होगा तो माशाल्लाह ठीक है।
तो आज हम एक और फोर्स की बात करेंगे। वो कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। मगर जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टेंशन फोर्स ने टेंशन दिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स उनकी नींद हराम करता है। उनको समझ में नहीं आता ये कहां से आता है, कैसे आता है। तो आज हम इस टेंशन फोर्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो अब कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। इसको मोटे मोटे तौर पे टेंशन ही बोलते हैं, या टेंशन फोर्स बोल दीजिए या टेंशन, दिस इज वन एट द सेम थिंग। तो दूसरा कॉमन फोर्स बन रहा है हमारा टेंशन, या टेंशन फोर्स, आपकी मर्जी। इस फोर्स को अच्छे से समझना, क्योंकि यह फोर्स उन जैसों का फोर्स नहीं है जो आमतौर आप फोर्सेस देख रहे हैं। यह उन जैसों का फोर्स नहीं है, यह अलग किस्म का फोर्स है, ये टेंशन फोर्स। पहली बात मैं आपको बता दूं कि टेंशन फोर्स जो है यह इंटरनल फोर्स है। क्या है? इंटरनल फोर्स। सर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में क्या फर्क है? आपको पता है, जो बॉडी के अंदर लगता है उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं, जो बॉडी के बाहर लगता है बॉडी पे उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। सर इसमें क्या, वो भी तो बॉडी पे ही लग रहा है, ये भी तो बॉडी के पे ही लग रहा है? नहीं, वो बॉडी के अंदर लग रहा है, ये बॉडी पे लग रहा है। अंदर और पे बहुत अंतर है, ठीक है। जिस दिन पे अंदर बनेगा उस दिन इनमें कोई फर्क नहीं होगी, मगर फिलहाल तो है। जो पे होता है वो एक्सटर्नल होता है, जो अंदर होता है तो वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो टेंशन की पहली जो टेंशन है वो ये है कि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये कौन सा फोर्स है? ये इंटरनल फोर्स है। इधर मैं लिखता हूं, ये कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। सर अगर ये इंटरनल फोर्स है, फिर तो जब भी हमने इस फोर्स को पढ़ना है, देखिए मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर हमने इस टेंशन को पढ़ना है फिर हमने मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर हमने बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये इंटरनल फोर्स है। सर पहले मुझे एक बात बताइए, इंटरनल फोर्स करता क्या है? हमें पता है कि फोर्स एक्सेलरेट करता है, क्या इंटरनल फोर्स भी एक्सेलरेट करता है? बात समझिए, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि फोर्स जब भी मैं नाम लूंगा तो याद रखिए ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट करना। मगर इंटरनल फोर्स एक बॉडी को एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। सर वो कैसे पता? देखिए कैसे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाता हूं। एक गाड़ी है, मिनी बस है, और इस मिनी बस में पैसेंजर्स है, और मिनी बस अचानक स्टॉप कर गई। तो अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ड्राइवर साहिब हमें बोल रहा है कि जो वहां पर पैसेंजर्स है, मेहरबानी करके इस गाड़ी को धक्का दे दे, तो मैं ये थोड़ा चलेगी, मैं सेल्फ लेके मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो हमें फिजिक्स नहीं पता थी, हमने बोला कि जो भी पैसेंजर्स उधर गाड़ी में थे तो उन्होंने बोला चलो हम धक्का देते, हम सीट पे, अपनी सीट पे ही धक्का देंगे। मुझे पता है कि आपको हंसी आ रही होगी, बट ये चीज याद रखना, हम गाड़ी के अंदर है अभी, बॉडी के अंदर है अभी, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मगर चाहे उधर भिक्षु ही क्यों ना बैठा हो, उस मिनी बस में कोई रसलर ही क्यों ना बैठा हो, वो गाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं चला पाएगा। वो सीटें जो है उधर, जो वहां पर सीट्स है, वो उनको उड़ा सकता है, वो गाड़ी को तोड़फोड़ कर सकता है, मगर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सवारियां, वो जो सवारी जो वहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इंटरनल फोर्स अप्लाई कर, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटरनल फोर्स इस गाड़ी को नहीं चला पा रहा है, इस गाड़ी को, इस बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, सिवाय इसके बदले ये करता क्या है, ये एक गाड़ी को या ये एक बॉडी को ब्रेक कर सकता है या उसकी शेप चेंज कर सकता है। तो ये चीज याद रखिए, जो इंटरनल फोर्स होता है ये एक बॉडी को, जिसमें भी ये लग जाएगा, ये एक बॉडी को या तो तोड़ सकता है, या तो ब्रेक कर सकता है, या उसकी शेप चेंज कर सकता है। ये इसको एक्सेलरेट कभी भी नहीं करेगा। ये चीज याद रखिए। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, हमने गाड़ी के अंदर फोर्स अप्लाई किया। अब उसने बोला कि ऐसे क्यों करते हो, इससे तो मेरी गाड़ी ब्रेक हो गई, इससे तो
सीट जो भी है वो तो खराब हो गई, अब मेहरबानी करके आप नीचे जाइए और पीछे धक्का दे दीजिए। हमने कहा अब क्या है, अब भी तो वही धक्का दे रहे। बोल रहे कि अब आप गाड़ी के अंदर धक्का नहीं दे रहे, नाउ यू आर बिकमिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। आप पीछे धक्का दे रहे तो अब गाड़ी थोड़ी चलेगी तो मैं सेल्फ लेके मैं स्टार्ट कर दूंगा गाड़ी, तो और गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी। समझ में आया? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? एक्सटर्नल फोर्स एक गाड़ी को, एक बॉडी को, मैं गाड़ी भी बोल रहा हूं क्योंकि गाड़ी की एग्जांपल है और गाड़ी के सिवा मैं कोई भी बॉडी ले सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी को एक्सेलरेट करता है और एक इंटरनल फोर्स एक बॉडी को या तो उसको ब्रेक करेगा या उसकी शेप चेंज करेगा। ये चीज याद रखिए। और दूसरी बात, तो इसका मतलब है कि टेंशन जहां भी लगेगा ये तो टेंशन ही देता है, ये एक्सेलरेट बॉडी को नहीं करता, ये एक बॉडी को या तो उसको ब्रेक करेगा या तो शेप चेंज करेगा। मैं लिखूंगा इधर, इंटरनल फोर्स क्या करता है, ये या तो ब्रेक करता है एक बॉडी को और या शेप चेंज करता, चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। एक बॉडी की शेप अगर चेंज करनी हो या ब्रेक करना उसको, उसके अंदर फोर्स अप्लाई कर दो, तोड़ फोड़ अंदर मचा दो तो वो तोड़ जाएगी। अगर बाहर से अप्लाई करोगे तो वो एक्सेलरेट हो सकती है। आर यू गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। तो इंटरनल फोर्स का काम क्या है? अब ब्रेक और चेंज द शेप ऑफ द बॉडी बट कैनॉट एक्सेलरेट द बॉडी। ये भी मैं लिखूंगा इधर, इट कैनॉट, ये एक बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, कैनॉट एक्सेलरेट द बॉडी। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है वो आगे पढ़ेंगे, मगर फिलहाल जितना बेसिक भर रहा वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपका। इंटरनल फोर्स टेंशन होता है, तो इंटरनल फोर्स का काम है ये एक बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करेगा एज ए होल, ये उसके अंदर लगता है तो ये उसको या तो ब्रेक करेगा या उसकी शेप चेंज करेगा। अब इसके आगे, सर ये जो इंटरनल फोर्स है ये किन बॉडीज में लगता है, ये किन ऑब्जेक्ट्स में लगता है? ये टेंशन फोर्स ये उन बॉडीज में लगता है जो फ्लेक्सिबल मीडियम हो, जो फ्लेक्सिबल हो। सर फ्लेक्सिबल मतलब, फ्लेक्सिबल का मतलब है फॉर एग्जांपल रोप, रस्सी, आर यू गेटिंग मी? या धागा ले लो, डोरा ले लो, आर यू गेटिंग मी? और ये केबल ले लो। तो ये सारी चीजें जिनकी लेंथ हो, लेंथ, आर यू गेटिंग मी? जिनका एक डायमेंशन प्रिडोमिनेंट हो, जो बॉडीज ऐसी हो। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रॉड, सिटी रॉड, वो लंबी होती है ना, जिनकी वजह से हम, जिन पे हम स्लैब डालते हैं, तो उनमें भी टेंशन फोर्स लगता है क्योंकि दे आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम उनको बेंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? रोप को बेंड कर सकते हैं हम, या क्या स्टोन को आप बेंड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये वहां नहीं लगता है, ये कहां लगता है? ये टेंशन जो लगता है, टेंशन फोर्स जो लगता है, ये इंटरनल फोर्स होता है। और ये किन ऑब्जेक्ट्स में लगता है? जो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मीडियम पे लगता है ये फ्लेक्सिबल मीडियम। तो फ्लेक्सिबल मीडियम मतलब, फ्लेक्सिबल मीडियम मतलब रोप, रस्सी हो उधर लगेगा ये, केबल हो उधर लगेगा ये, स्ट्रिंग हो उधर लगेगा ये, एक्स्ट्रा। मतलब कि जिनका एक डायमेंशन प्रिडोमिनेंट हो, मतलब कि जो ऐसा लगता हो कि उनका एक ही डायमेंशन है, वन डायमेंशनल है, मगर वो एक डायमेंशनल होने के नाते भी बेंड होनी चाहिए। जो बेंड हो सकती है उनको हम फ्लेक्सिबल मीडियम बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो फ्लेक्सिबल मीडियम मतलब रोप, केबल, स्ट्रिंग, डोरा, ये सब चीजें, रस्सी, इनमें जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स। तो अब सर की जो फोर्स है ये तो किसी, इसकी तो लाइन ऑफ एक्शन होगी, ये किसके अलोंग लग जाएगा? ये इन रोप्स के अलोंग लेंथ लग जाएगा। तो इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द, अब मैं रोप नहीं लिखूंगा, फ्लेक्सिबल मीडियम, क्योंकि फ्लेक्सिबल मीडियम में आपको रोप भी आ सकती है, फ्लेक्सिबल मीडियम में आपको स्ट्रिंग भी आ सकती है, फ्लेक्सिबल मीडियम में आपको केबल भी आ सकती है। ये केबल की लेंथ जो होगी उसी लेंथ के अलोंग लग जाता है कौन फोर्स? टेंशन फोर्स। ये चीज याद रखना, टेंशन फोर्स आपको पत्थर में नहीं लगेगा, टेंशन फोर्स आपको व्हीकल में नहीं लगेगा। व्हीकल के ऊपर अगर रस्सी लगी होगी, जो, हाँ आपने ये चीज देखा होगा कि गाड़ियां, जो एक गाड़ी रुक जाती है, वो खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी उसके साथ टोइंग करती है, तो जब टोइंग करती है वो,
तो यहां पर एक फ्लेक्सिबल मीडियम होता है जिसके अलॉन्ग उसको वो खींचता है। तो जो फोर्स इधर लगता है, क्योंकि ये जो यहां पर लग रही है, ये जो है, ये जो मीडियम है वो फ्लेक्सिबल मीडियम है। ये रोप हो सकती है, ये स्ट्रिंग हो सकती है, केबल हो सकती है। तो इसके अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा अंदर, इस मीडियम के अंदर, क्योंकि टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो है टेंशन फोर्स। इसका मतलब ये है जो ट्रांसमिशन वायर्स होती है, आर यू गेटिंग मी? तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है उनके अलॉन्ग, उनकी लेंथ के अलॉन्ग वो टेंशन फोर्स होता है। या आपने देखा होगा जिम वगैरह में आपने ये चीजें देखी होगी, वहां पर हम उनको रोप्स को नीचे खींचते हैं, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स होता है। या आपने क्रेन देखा होगा, आर यू गेटिंग मी? तो क्रेन के पास भी केबल होती है, वो जब गाड़ी को टो करता है तो खींचता है ऊपर की ओर, तो वहां पर भी उसके लेंथ के अलॉन्ग कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। जब भी आप फ्लेक्सिबल मीडियम देखोगे तो टेंशन फोर्स जहन में ले लीजिएगा। जब भी आप एक बॉडी का मास देखेंगे तो वेट को जहन में ले लीजिएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अब ये बातें किस तरह की, किसके बराबर होता है, ये कहां से आता है, इसका ऑरिजिन क्या है वो देख लेंगे। मगर पहले वो हम कहां से देख लेंगे कि इसके जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे उनसे ही अब वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये जो टेंशन फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स। और इसका मतलब ये है कि आपको अब फ्लेक्सिबल मीडियम यानी कि रस्सी, रोप या ये जो केबल है इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, वही आपको टेंशन फोर्स हो सकता है। तो इसका मतलब है टेंशन फोर्स को एनालाइज करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल मीडियम के अंदर जाना पड़ेगा, एक बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। बॉडी हियर मीन्स रोप, स्ट्रिंग वगैरह, यही चीजें। ये मत समझना पत्थर को भी ले ले तो उधर भी ये टेंशन फोर्स होगा, वहां पर नहीं होगा ये, क्योंकि ये किधर लगता है? फ्लेक्सिबल मीडियम के लेंथ के अलॉन्ग। आर यू गेटिंग मी? चलो, इससे पहले मैं आपको यहां पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर यहां पर, चलो मैं एक रस्सी को लेता हूं, ये यहां पर एक सपोर्ट है और इसके इधर यहां पर एक रस्सी है। चलो ये एक रस्सी है और इसको मैं खींच रहा हूं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स में इधर अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज एफ एक्सटर्नल। आर यू गेटिंग मी? ये किस पे लग रहा है? इस रोप पे लग रहा है। तो इस रोप के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमने टेंशन फोर्स को अगर देखना है तो इस रस्सी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज एन इंटरनल फोर्स। बहुत अच्छा, तो रस्सी के अंदर जाइए। जब आप रस्सी के अंदर जाएंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो अब ये देखना है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वो जब आप पहचान लेंगे तो आपको टेंशन फोर्स टेंशन नहीं देगा। ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब जो भी ये फ्लेक्सिबल मीडियम होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स को देखना पड़ेगा कि उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती है। तो ये पता चला कि ये जो टेंशन फोर्स है ये उन 4 जो इंट्रैक्शन दुनिया में है उनमें ये किस इंट्रैक्शन का है? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। जैसा वेट जो था वो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से आया था, तो टेंशन कहां से आया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से आया है। तो इधर मैं लिखूं इसकी जो बेस है ये कहां से आया? सॉरी बेस नहीं, ऑरिजिन। इसका जो ऑरिजिन है इस टेंशन फोर्स का वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। कोई बोलेगा कि आपको कि ये जो फोर्स है ये कहां से आया, तो बोलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती है। तो अब आपको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से ही आया, क्योंकि आपको मटेरियल के अंदर जाना पड़ा और मटेरियल के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स दिखे और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन ही होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये कैसा होता है? ये मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं भी हो सकता, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में हो सकते, क्योंकि नेट फोर्स उस टाइम 0 होता है। तो वही मैं कहने की बात कर रहा हूं यहां पर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगता है ना, ये नहीं भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। तीनों बातें मैं कह रहा हूं। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह नहीं है कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा? ये कैसा है? ये नहीं भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब कि नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन 0 भी होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में,
और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को देखना है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स देखना है। उससे पहले मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का एक ग्राफ दिखाऊंगा कि वो कहां से आता है, कैसा आता है, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट्स यहां ऐड किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन 0 भी हो सकती है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता और इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता। पॉजिटिव मीनस अट्रैक्टिव एंड नेगेटिव मीनस रिपल्सिव। ये हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो देखते हैं, तो आपने ये नहीं देखना है कि ये कहां से आया, तो ये एक्चुअली एक ग्राफ है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो मैं वही दिखाऊंगा आपको। यहां पर मैं एक y एक्सिस ले रहा हूं और x एक्सिस ले रहा हूं, ध्यान दे दीजिए इधर, क्योंकि टेंशन फोर्स पढ़ा रहा हूं। तो ये जो x एक्सिस है, इसके अलांग में सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लेता हूं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या सेपरेशन है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है, ये डिपेंड करता है उनके बीच में क्या सेपरेशन है। आर यू गेटिंग मी? तो एक सेपरेशन पे ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, एक सेपरेशन पे ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और एक सेपरेशन पे ये फोर्स नहीं भी हो सकता। तो वही मेरे कहने की बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में 0 भी और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो वो देख लेंगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलावा क्या ले लूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो यहां पे इस डायरेक्शन में क्या ले रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। किस एक्सिस के अलावा? एक्स एक्सिस के अलावा। और वाई एक्सिस के अलावा में फोर्स लेता हूं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। वो एक डिस्टेंस पे रिपल्सिव भी होता है, एक डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है और एक डिस्टेंस पे 0 भी हो सकता है। तो ग्राफ कैसा है वो चीज देख लीजिए आप। ये ग्राफ कुछ यूं है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स कैसा है, तो वो ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कैसी है। देख लीजिए, इस डिस्टेंस पे अगर जाएंगे आप, यहां से 0 डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, फिर कुछ डिस्टेंस होगी, फिर कुछ डिस्टेंस होगी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, मतलब कि मैं मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहा हूं बहुत ज्यादा। अगर मैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा गया, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन कितनी होगी, इस पॉइंट पे 0, क्योंकि इट इज ऑरिजिन। तो मॉलिक्यूल के पास ही है, और फिर मैंने मॉलिक्यूल को इधर रखा, तो इतनी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो इतनी हो सकती है, फिर इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। आर यू गेटिंग मी? तो जितनी भी मॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा कर दूं, तो फोर्स यहां से आके इधर की तरफ जा रहा है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। तो देख लीजिए, इस डिस्टेंस पे अगर आप जाएंगे, मतलब कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये जो सेपरेशन है, इतनी सेपरेशन, इतनी। चलो मैं इसको R0 लिखता हूं। क्यों नॉट लिखा मैंने? इधर कुछ ना कुछ होगा, नॉट के बारे में कुछ ना कुछ होगा। तो इधर जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल डिस्टेंस कितनी है, वो R0, वो यहां से यहां तक है। चलो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, R0। इनके बीच में आप देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। बताइए इस R0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है? इसका R0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो 0 है। तो यही मैंने बोला कि इस R0 डिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे होगी, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा किस सेपरेशन पे है, तो उस सेपरेशन पे उन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि ये जो R0 है, इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल किस डिस्टेंस पे हो, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे, उस टाइम उन पे फोर्स ही नहीं लगता। आपको यह भी पता कि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 ही होता है। दैट इज व्हाई यहां पर ये बात आई, यहां पर हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जो अब है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो इसी स्टेट में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ नेचुरल स्टेट। ये एक बॉडी की, ये एक मॉलिक्यूल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम इक्विलिब्रियम में ही रहिए। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, R0 डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलो, बाय समहाउ
बाय समहाउ मैंने मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा दी। अब ये जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन थी वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन थी, अब मैंने बढ़ा दी, मैंने इतनी कर दी, देख लीजिए। अब मैंने जो R रखा, चलो इसको मैं लिखूंगा R2 लिखते हैं। R नॉट मीन्स इक्विलिब्रियम सेपरेशन, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैंने अब क्या कर दिया, R2 सेपरेशन कर दी मॉलिक्यूल्स के बीच में, बताइए R2 इज ग्रेटर देन R0 और नॉट। तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन अब इंक्रीज कर दी गई, किससे ज्यादा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन से। तो इस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि हम वापस आ जाए किधर की ओर, टुवर्ड्स दिस सेपरेशन, क्योंकि ये इस सेपरेशन पे आना वापस पसंद करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अब क्या करने की कोशिश करेंगे कि वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बाय समहाउ किसी भी तरीके से मैंने इनकी मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा दी, तो ये मॉलिक्यूल्स की अब इंटरनल टेंडेंसी होगी ये वापस आ जाए इधर की ओर। आर यू गेटिंग मी? तो जब ये वापस आ जाना चाहते हैं तो इन पे एक पेयर ऑफ फोर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? वो इनको क्या करेगा, उसकी ये टेंडेंसी होगी उस फोर्स की कि ये किस सेपरेशन पे आ जाए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे आ जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे नेट फोर्स 0 होता है, तो उसी में ये पसंद करते हैं बैठना, ठीक है, उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं ये। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ा दी, तो अब फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसा आ रहा है, पुलिंग फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं किधर की ओर, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस पुलिंग फोर्स को हम बोलते हैं, इस पेयर ऑफ पुलिंग फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। अब मुझे बताओ ये जो R2 है, इज इट ग्रेटर देन R0 और नॉट, R0 आर यू गेटिंग मी? क्या ये R0 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो ये यहां पे होगा कोई ना कोई, चलो मैं इधर R2 लिखता हूं। अब मुझे पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इतनी सेपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फोर्स लग रहा है, हाँ इतना फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स होगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव फोर्स है। पॉजिटिव का मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलग फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, रिपल्सिव, और जो ऑरिजिन पे होगा वो 0 होगा। तो तीनों तरह के फोर्स इस ग्राफ से पता चलते हैं कैसे होते हैं। अब मुझे बताओ ये टेंशन फोर्स, ये पुलिंग फोर्स कब आता है, जब मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन से बढ़ जाए। अगर आपने ऐसा फोर्स अप्लाई किया एक फ्लेक्सिबल मीडियम पे कि ताकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी दूर हुए, तो वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल टेंडेंसी होगी कि हम वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो इस फोर्स को, इसको नहीं, इस फोर्स को, इस पेयर ऑफ फोर्स को टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स अब कैसा फोर्स है, ये पुशिंग फोर्स है। पुशिंग हो गया ऐसे कि ये ऐसे है, तो इसको बोलते हैं पुलिंग और इसको बोलते हैं पुशिंग। ये पुलिंग फोर्स है कि पुशिंग फोर्स, ये पुलिंग फोर्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ज्यादा सेपरेशन आ गई अब मॉलिक्यूल्स में, वो अब वापस आना चाहते, तो वो पुल कर रहे हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को। तो इसका मतलब है कि ये जो टेंशन फोर्स होता है ये कौन सा फोर्स होता है, इट इज अ पुलिंग फोर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इंटरनल फोर्स है, तो मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा, इसीलिए हम मटेरियल के अंदर गए। अब अगर मैं बाय समहाउ, मैं इधर इसको भी क्लियर कर देता हूं, अगर मैंने बाय समहाउ ये जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है इन मॉलिक्यूल्स को और करीब लाया, इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी और अंदर कर दिया, मतलब कि सेपरेशन और कम कर दी, मतलब मैंने इनको यहां लेके आया, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, चलो ये डिस्टेंस R1 है। अब मुझे बता R1 जो है वो R0 से कम है। R0 क्या है, इक्विलिब्रियम, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स यहां पर 0 है। अब मुझे एक बार बताओ इन मॉलिक्यूल्स की क्या टेंडेंसी होगी, अब ये अब एक दूसरे को पुश करेंगे, वापस जाओ किस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। बताइए उस टाइम क्या फोर्स आ जाएगा, उस टाइम कौन सा फोर्स आ जाएगा, ए पेयर ऑफ पुशिंग फोर्स। वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को धक्का देंगे, वापस जा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ। मगर जब हम उनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं, तो चेंज का मतलब
मतलब बढ़ाना या घटाना। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो अगर हमने ये बढ़ा दी तो यहां पर एक पेयर ऑफ पुलिंग फोर्स आ जाएगा, उसको टेंशन बोलते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और मैंने बाय समहाउ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम कर दी तो यहां पर इंटरनल टेंडेंसी इन मॉलिक्यूल्स की होगी कि ये वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो अ पेयर ऑफ पुशिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। वो बाद में पढ़ेंगे, आज हम यही फोर्स पढ़ रहे हैं। तो अब R1 मुझे बताओ, ये जो R1 है ये R0 से कम है कि ज्यादा? कम। तो अगर ये R0 है तो ये R1 होगा। बताइए R1 पे आपको पॉजिटिव फोर्स मिल रहा है कि नेगेटिव? नेगेटिव फोर्स मिल रहा है, ये इतना फोर्स, तो वो रिपल्सिव होगा, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। आर गेटिंग मी? तो इस ग्राफ से ये सारे फोर्सेस पता चलते हैं कैसे होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है? ये मत समझिए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये गलत बात है। मैंने ग्राफ आपके सामने रखा, तो इट इज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। बताइए कब? जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा कर दी है आपने, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? पुलिंग फोर्स। और पुलिंग फोर्स को ही हम नाम देते हैं टेंशन, क्योंकि वो अब टेंशन में है, क्योंकि वो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर, उसी को टेंशन बोलते हैं। अब मुझे एक और बात बताओ, हाँ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होगा। कब होगा रिपल्सिव फोर्स? जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, अब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से भी कम है, तो ये चाहेंगे, इनकी इंटरनल टेंडेंसी होगी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वो कल पढ़ेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो टेंशन फोर्स आता है ये कहां से आता है? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो जाए। किससे इंक्रीज हो जाए? इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी। चलो अब देख लीजिए, सपोज ये जो रस्सी है इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहा हूं, तो यहां पर जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, चलो मैं ये मान रहा हूं ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक्चुअली आप रस्सी को नहीं खींच रहे, एक्चुअली आप किसी मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो ये एक्सटर्नल फोर्स किसको खींच रहा है? एक मॉलिक्यूल को खींच रहा है। अब मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल को खींचने से क्या होगा? इस मॉलिक्यूल को खींचने से इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो अभी तक थी वो क्या थी? वो इक्विलिब्रियम पे थी, क्योंकि रस्सी पे नेट फोर्स 0 था, तो इक्विलिब्रियम में थी। तो जब आपने रस्सी को खींचा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहां पर है, इनकी सेपरेशन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं इधर दिखाता हूं वो आपको, इधर जूम करके। इनकी सेपरेशन अब इतनी थी पहले, और जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अब ये फोर्स रस्सी पे नहीं, इन द माइक्रो लेवल, ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है किसी मॉलिक्यूल पे ही लगा होगा, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होगी? अब इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो गई। आर यू गेटिंग मी? जब ये इंक्रीज हो जाएगी, ये अभी तक इनके बीच में कौन सी डिस्टेंस थी? R0, इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपने अब बढ़ा दी, तो अ पेयर ऑफ फोर्स कम्स इनटू द प्ले, आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा, बोलेगा किधर जा रहा है? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को बोलेगा किधर जा रहा है? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ। तो दिस पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। मगर अब ये बात है कि जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका भी वैल्यू होगा, मगर ये मॉलिक्यूल को आपने अपने साथ नहीं लिया है। आप रस्सी को खींच रहे तो आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया और चले गए, नहीं, रस्सी उधर ही होती है। तो इसका मतलब यह है कि रस्सी जो है वो रेस्ट में ही है, वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ये इसके बराबर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? और ये फोर्स इसके बराबर होता है। देखिए अब क्या होगा, ये जो फोर्स है ये किसके बराबर? एक्सटर्नल फोर्स। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना पड़ रहा है? 0, क्योंकि ये इधर की तरफ, वो उधर की तरफ, नेट फोर्स इस पे 0 पड़ा। जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, अब देखिए वो कहां पहुंच गया? वो इधर पहुंचा, इस मॉलिक्यूल पे। आपने इस मॉलिक्यूल को खींचा था एक्सटर्नल फोर्स से, तो उसने इसको खींचा, इसने एक और मॉलिक्यूल को खींचा, जब तक ये सपोर्ट पे जाता है। तो इसका मतलब है कि ये टेंशन फोर्स की वजह से, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है एक रस्सी पे, एक रोप पे, एक केबल पे जब आप अप्लाई करते हैं, वो टेंशन फोर्स की वजह से कहां पहुंच जाता है? सपोर्ट पे पहुंच जाता है। आर यू गेटिंग मी? जब एक गाय या जो भी है उसको जब आप एक पैक के साथ बांधते हैं तो वो उसको खींच रही है, तो रस्सी तो उधर ही है, जितनी है वो उतनी ही है। आर यू गेटिंग मी? मगर आपने देखा होगा वो इधर रस्सी को खींच रही है और
पैक को उधर फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे पहुंच गया उधर? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वहां तक पहुंच गया। तो इसका मतलब कि इट इज द टेंशन फोर्स. It is the tension force which transports the external force when acted on a flexible medium to the support. सपोर्ट तक पहुंचाने के लिए एक फोर्स को फ्लेक्सिबल मीडियम के थ्रू जो पहुंचाता है वो है टेंशन फोर्स. और टेंशन फोर्स क्या होता है? ए पेयर ऑफ पुलिंग फोर्स. समझ में आया? तो ये चीज याद रखिए. अब मोटे मोटे तौर पे आपको कैसे पता चलेगा कि इस टेंशन फोर्स की क्या डायरेक्शन है? अगर मैं आपको एक बार बता दूं, मुझे पता कि यहां पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो बोलेंगे कि फिर ये फोर्स कैसे? मैं बोलूंगा टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं होती, इसकी डायरेक्शन ही नहीं होती. आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स इसको नहीं बोलते, टेंशन फोर्स इसको नहीं बोलते, इसको टेंशन फोर्स नहीं बोलते हैं, इसको टेंशन फोर्स नहीं बोलते, इस पेयर ऑफ फोर्स को टेंशन फोर्स बोलते हैं. अगर ये फोर्स इधर की तरफ, ये फोर्स इधर की तरफ, इस पूरे अब पेयर ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन. बताइए उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ? इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन. मगर इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसकी डायरेक्शन है. तो वही लेते हैं हम. यहां पर देखिए, अगर यहां पर एक सपोर्ट है तो उससे मैंने एक रस्सी लटका के रख दी, ठीक है, और यहां पर मैंने एक बच्चे को बोला कि इधर लटक जाओ, लटक गया. तो उस बच्चे को तो मास था तो और छोड़ेगी नहीं, तो उस बच्चे को कौन खींच रही है? और तो इस बच्चे का वेट किधर की तरफ खींच रहा है? नीचे की तरफ. तो आपने इस फ्लेक्सिबल मीडियम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कि नहीं किया? आरी घड़ी में. तो आपको पता है कि ये फोर्स कहां पहुंच जाएगा? इधर सपोर्ट पे पहुंच जाएगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पहुंच जाएगा. मगर कैसे? थ्रू इंटरनल मीडियम, थ्रू फ्लेक्सिबल मीडियम. मगर कैसे? टेंशन की वजह से. तो टेंशन कैसा होता है? पुलिंग फोर्स. अब आप बोलेंगे कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी? तो इस रस्सी में, इस फ्लेक्सिबल मीडियम में आप एक पेयर ऑफ पुलिंग फोर्स बनाइए ऐसे. क्योंकि अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में ऐसे फोर्स होगा ना, तो ये है पुलिंग फोर्स. तो ये फोर्स एक्चुअली इधर लग रहा है और ये फोर्स अब एक्चुअली इधर लग रहा है, तो ये होता है टेंशन फोर्स. तो इसको टी से लिखते हैं. इसकी कोई रिलेशन नहीं है ये किसके बराबर होता है. ये फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता चलेगा. अगर रस्सी भी नहीं खींच रही है, यानी कि रस्सी जो है, अब ये बच्चा भी किस में है? रेस्ट में. तो यहां पर वेट नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इस बच्चे को ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा. तो यहां पर टेंशन वेट के बराबर होगा. तो ये चीज समझ में आया? तो यहां पर टेंशन की नेट डायरेक्शन जो होती है वो 0 होती है, मगर पुलिंग फोर्स, पेयर ऑफ पुलिंग फोर्स बनाइए, वो आपको टेंशन देगा. ठीक है. अब मसला ये है कि क्या ये टेंशन कांस्टेंट रहता है कि नहीं? ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. जितना यहां पे टेंशन होगा उतना यहां पे, उतना यहां पे, उतना यहां पे, उतना यहां पे. आपका ये कब होगा? ये तभी होगा जब इसके लिए दो सिचुएशन पॉसिबल हो. पहली सिचुएशन ये हो कि ये रस्सी जो है ये मासलेस है. अगर इसका मास होगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेट होगा, तो अलग अलग टेंशन का फोर्स आ जाएगा. तो ये चीज याद रखिए. तो इसका मतलब ये कि अगर आप एक रस्सी को, एक केबल को वेटलेस यानी कि मासलेस मानेंगे, उसको मासलेस मानेंगे, उसको मास कंसीडर नहीं करेंगे, तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट रोप रिमेन्स कांस्टेंट. और दूसरी बात यह है, अगर वो रस्सी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, मतलब कि वो लंबी नहीं हो रही है, तो अगर वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो तब जाके भी टेंशन जो होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट सेम रहेगा. तो ये नोट करिए, ये दो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं. क्या बोल रहा हूं मैं? कि टेंशन रिमेन्स द सेम. ये टेंशन अब रस्सी पे या रोप पे हर किसी पॉइंट पे सेम कब रहेगा? तो टेंशन रिमेन्स सेम, टेंशन रिमेन्स सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लेक्सिबल मीडियम. फ्लेक्सिबल मीडियम मतलब रस्सी, रोप वगैरह, फ्लेक्सिबल मीडियम. ये हर किसी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा, मगर जब, कब? तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है, इफ एंड ओनली इफ, जब ये होगा कि मास ऑफ द रोप या जो भी है रोप इज नॉट कंसिडर्ड, इज नॉट कंसिडर्ड. मतलब कि उस रोप को हम मासलेस मानेंगे. जब आप रोप को मासलेस मानेंगे तो हर किसी पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम रहेगा. दूसरा नोट, अगर वो रोप एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो मतलब रोप खींची नहीं जा रही है, वो इनएक्सटेंसिबल है, वो लंबी नहीं हो रही है, वो जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ है उसकी, वो भी अगर होगा, इफ द रोप इज इनएक्सटेंसिबल,
इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? नॉट एक्सेलरेटिंग। तो अगर वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, वो फ्लेक्सिबल मीडियम, यानी कि वो लंबी नहीं हो रही है जब आपने फोर्स अप्लाई किया, तो टेंशन हर किसी पॉइंट पे सेम रहेगा। आप देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में आप दो चीजें पक्का पाएंगे। जब भी आप कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे ना, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर आप एक चीज देख लेंगे कि वहां पर ये चीज लिखा होता है कि सपोज द रोप इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस का मतलब है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा, और इनएक्सटेंसिबल का भी मतलब ये कि जो टेंशन है उसका वैल्यू हर किसी पॉइंट पे सेम रहेगा। अब आपका क्वेश्चन है कि सर हमें फील कब होगा, हमें फिजिकल सेंसेशन कब मिलेगी कि इस रोप में टेंशन है? आपको सिंपल एग्जांपल है, यहां पर मैंने एक रस्सी लटका के रख दी, ऐसी छोड़ी, तो मैं उसको जब उसको हाथ लगाता हूं तो वो मुलायम होती है, मतलब कि मैं उसको बेंड कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, तो जितनी वो स्टिफ होगी, जितनी वो तगड़ी होगी वो रस्सी या वो केबल, उतना उसमें टेंशन होगा। अब आप बताइए कैसे? देखिए, इस रस्सी के साथ कोई बंदा जो है वो लटका हुआ नहीं है, तो इस रस्सी को जब मैं हाथ लगा रहा हूं तो मुलायम होता है, मैं इसको बेंड कर सकता हूं। तो इसका मतलब कि अगर इसमें टेंशन है तो बहुत कम है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं कि इस रस्सी को मैं एक बच्चे के साथ, एक बड़े जो भी कोई बंदा होगा उसको मैं बोलता हूं कि चलो लटक जाओ इसके ऊपर। ठीक है, वो लटक गया ना। अब अगर मैं उस रस्सी को हाथ लगाऊंगा, फील करूंगा, आप देखना वो तगड़ी होगी। आर यू गेटिंग मी? तो वो आपको फील देगा कि इसमें टेंशन है अब, क्योंकि वही फोर्स वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इट इज द टेंशन फोर्स व्हिच ट्रांसफर्स द एक्सटर्नल फोर्स थ्रू अ फ्लेक्सिबल मीडियम टू द सपोर्ट। आर यू गेटिंग मी? तो ये थी किसकी बात आज? टेंशन फोर्स की। समझ में आया? तो ये वीडियो तो है लंबे खींच जाते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज मुझे पता कि ये 5-10 मिनट में भी टीचर्स कंप्लीट करते हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन रहे, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, और ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है कि आप डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मुझे खुद ही क्वेश्चंस अपने आप को करने पड़ते। तो और फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट या फेसबुक या व्हाट्सएप, आपको तो मेरा नंबर है ही, फेसबुक वगैरह पे तो कांटेक्ट नंबर है ही, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते, तो मैं आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो आज हमने कितने फोर्सेस पढ़े? 2, वेट और टेंशन। और वेट कहां से है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से। और टेंशन फोर्स कहां से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स है? सर अट्रैक्टिव भी होता है, नहीं भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। ये निर्भर करता है किस पे? मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन क्या है। अगर सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दैट पेयर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। और अगर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इक्विलिब्रियम पे होगी, अगर उससे कम मैंने सेपरेशन कर दी तो ए पेयर ऑफ पुशिंग फोर्स कम्स इनटू द प्ले, तो ये रिपल्सिव होगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।